हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में जैसा मैंने बोला था आपसे कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PUCET बोलते हैं, उसके पीजी एंट्रेंस के लिए जो क्वेश्चन पेपर है बॉटनी का 2019 का, उसका मैं इस वीडियो में सोल्यूशन करूँगा, एनालिसिस करूँगा क्वेश्चन पेपर का। उस पे बेस्ड मैं आपको टिप्स और सजेशंस भी दूंगा। तो ये है PUCET का पीजी बॉटनी 2019 का क्वेश्चन पेपर। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, उसके बाद आपको मैं सजेशन और टिप्स दूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा था और कैसे आपको उसके बेस तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका, द ग्रेन ऑफ मेज इज। मेज एक प्लांट है, आपको पता है, पोएसी का जिया मेज इसका साइंटिफिक नेम है। जो इसका ग्रेन होता है, मीन सीड जो होता है, पूछ रहा है वो किस फ्रूट टाइप में आता है। एकीन में आता है, कैरियोप्सिस में आता है, सिप्सेला में आता है, या नट में आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल उसका आंसर डायरेक्ट वाला ही पता रहे। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर आए, या अगर आप जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, तो उसके सारे ऑप्शंस को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका वो है कैरियोप्सिस। पर आपको अगर मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है कि इसका फ्रूट का जो टाइप होता है कैरियोप्सिस होता है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको पता है कि एकीन क्या है, सिप्सेला क्या है और नट क्या है, तब भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो कैरियोप्सिस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में आपको करेक्ट पता है कि ये तो मेज में ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा था। और वो है जब आप फ्रूट टाइप पढ़ते हैं, देखिए एकीन क्या होता है, वो डेवलप्ड होता है मोनोकार्पेलरी से। ठीक, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम से डेवलप होता है एकीन। ओके, और ये जो गाइनोशियम होता है सुपीरियर या इन्फीरियर, वही एकीन बनाते हैं। ठीक, तो मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम जिसका पोजीशन सुपीरियर या इन्फीरियर दोनों हो सकता है, वो एकीन फ्रूट बनाते हैं। ओके, कैरियोप्सिस की बात करें तो ये भी कैरियोप्सिस भी जो है वो मोनोकार्पलरी होते हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये ग्रासेस, अब मेज किससे बिलोंग करता है, ग्रासेस से। यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होती है। ओके, तो दोनों का दोनों एकीन और कैरियोप्सिस मोनोकार्पलरी से बनते हैं। एकीन में सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी दोनों हो सकता है, लेकिन कैरियोप्सिस जो होता है वो सुपीरियर ओवरी वाला होता है, सुपीरियर ओवरी एंड मोनोकार्पलरी फ्रूट। वही सेप्सेला की अगर हम बात करें तो ये जो फ्रूट है ये बनता है किससे, बाई कार्पलरी ओवरी और हो, और उसका पोजीशन कैसा हो, इन्फीरियर। उससे जो फ्रूट बनता है उसको सिप्सेला बोलते हैं। वही अगर नट की बात करें तो ये बाई कार्पलरी या पॉलीकार्पलरी गाइनोशियम से बनता है। ओके, और इसका पेरिकार्प, इसका कैरेक्टर क्या है, जो इसका पेरिकार्प होता है फ्रूट का वो हार्ड होता है। ओके, तो ये सारे थे। तो एक ये मेथड है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए तो उसके सारे ऑप्शंस के बारे में आप उसके डिटेल्स जानिए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये पता चल गया जो मेज है पोएसी फैमिली में कैरियोप्सिस जो होता है मेन फ्रूट फ्रूट टाइप होता है। सेकंड पे चलते हैं। बेस्ड अपॉन ड्यूरेशन, द सेपल्स फॉलिंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर आर। कह रहा है कि जो मतलब ड्यूरेशन के बेसिस पे आप ये बताइए, अगर कोई फ्लावर जो है ओपन होता है, ओपन होने के बाद जस्ट बाद ही सेपल उसके गिर जाते हैं, तो ऐसे सेपल को क्या कहते हैं। ठीक, एक्रेसेंट, कॉर्डिकस, डेसिडुअस और मैरिसेंस। ठीक, तो मैं आपको बता दूं एक्रेसेंट जो होता है वो एक्चुअली सेपल्स के लिए ही यूज़ होता है। पर वहाँ पे क्या होता है, ये सोलेनेसी फैमिली में फाइसेलिस जो एक प्लांट होता है वहाँ पे आपको मिलेगा ये एक्रेसेंट कैलिक्स, जहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है कि फ्लावरिंग के बाद भी जो होता है कैलिक्स बढ़ता चला जाता है, तो वो एक्रेसेंट सेपल कहलाता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग का बात हुआ, फॉलिंग डाउन। ठीक है, फॉलिंग डाउन से रिलेशन इसमें दो ही ऑप्शन में है, कैडुकस और डेसिडुअस। बाकी जो एक मेरेसेंट है आपका, ये एक्चुअली इसका मीनिंग होता है जब लीफ जो है वो विदर हो जाए, मीन्स
फट चट जाए, मतलब ओल्ड होके, लेकिन वो स्टेम से अटैच रहे, ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। तो ये लीफ के लिए है। और डिसिडुअस की अगर हम बात करें तो ये स्टेज होता है ट्रीज में, जो अपने लीफ का वो करते हैं, मतलब अपने लीफ गिराते हैं एनुअली, जो शेडिंग होता है। कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, कुछ कुछ डेसिडुअस होते हैं, मीन्स वो एनुअली अपना लीफ पूरा गिराते हैं, फिर से उस पर नए पत्ते आते हैं। ठीक। अब कॉर्डिकस पे आते हैं, तो ये एक्चुअली इसका आंसर यही सही है, कॉर्डिकस। कॉर्डिकस सेपल्स मतलब कोई भी एनी ऑर्गन जो अर्ली डिटैच हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डिकस। ओके। तो बहुत सारे प्लांट में आप देखेंगे सेपल्स लगे हुए होते हैं, बस कुछ कुछ में सेपल्स जल्दी ही गिर जाते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉर्डिकस। थर्ड पे चलते हैं। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज पोस्टुलेटेड बाय, कह रहा है जो ये एक लॉ आपने पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये किसने दिया था। तो आपको पता है चार्ल्स डार्विन किस लिए फेमस है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ह्यूगो ड्रीवीज किस लिए फेमस है, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। वहीं लैमार्क, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लैमार्क, जिन्होंने आपको याद होगा अगर, तो इन्होंने ही दिया था यूज और डिसयूज का प्रिंसिपल, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर का इन्होंने ही दिया था। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, डी वाला ऑप्शन, तो उनका तो आपको पता है, इन्होंने पी पे इनका एक्सपेरिमेंट था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी लैमार्क। वही चौथे क्वेश्चन की बात करें, इन नेपेंथिस, नेपेंथिस एक प्लांट है, और आपको बता दो पहला क्वेश्चन आया था एंजियोस्पर्म से, दूसरा भी एंजियोस्पर्म से आया था, तीसरा एवोल्यूशन से आया हुआ था, चौथा ये भी एंजियोस्पर्म से आया हुआ है। नेपेंथस एक प्लांट है जहाँ पे पिचर बनता है, पिचर घड़े के आकार का। वो कह रहा है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ये अगर आप पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो है इसका आंसर सही होगा लेमिना। ओके। लेमिना, नेपेंथस के जो लेमिना होता है वही मॉडिफाइड हो जाता है पिक्चर में, जहाँ पे वो इंसेक्ट कैचिंग का काम करता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ इन कोरिएंडर इज, कह रहा है कोरिएंड्रम, कोरिएंडर जो धनिया प्लांट है, कोरिएंड्रम सटाइवम, उसमें लीव्स जो कंपाउंड होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट या डी कंपाउंड होता है। तो ये सारे लीफ हैं, यूनिपिन्नेशन होता है, बाई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट या डी कंपाउंड, जब पिन्नेशन 3 टाइम से ज़्यादा हो तो उसे डी कंपाउंड कहते हैं। तो एक्चुअली कोरिएंडर में डी कंपाउंड टाइप का कंपाउंड लीफ पाया जाता है। अगर ये मैंने लीफ के बारे में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा, ये ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लीफ के सारे उसके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर डी। सिक्स पे चलते हैं। इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, ये भी जो है एंजियोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, अकेशिया आरिकुलिफॉर्मिस। यहाँ पे कह रहा है लीव्स किस में मॉडिफाइड रहते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली लीव मॉडिफाइड होते हैं फिलोड्स में। ओके, ठीक, फिलोड। फिलोड यहाँ पे आप देखेंगे इस प्लांट का जो पेटियोल होता है वो एक्चुअली एक्सपैंड होके फिलोड बनाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो आपको लीफ इसमें दिखता है वो एक्चुअली क्या है, फिलोड है, मींस पेटियोल का मॉडिफिकेशन। ये भी एंजियोस्पर्म से। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टिफ एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इन बोगनवेलिया आर कार्ड, ये इसमें बोल रहा है क्या बोलते हैं, बोगनवेलिया एक प्लांट होता है, वो उसमें स्टिफ और पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकला होता है, कांटे जिसे आप अगर हिंदी में बोले, तो वो एक्चुअली होता क्या है, थॉर्न्स, स्पाइंस, प्रिकल, ब्रिसल्स, ये सारे टर्म्स हैं। आपको नहीं पता होगा कि सारे में अगर डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये भी पढ़िए। देखिए थॉर्न जो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम से बनता है या मॉडिफाइड बर्ड से बनता है। तो बोगनवेलिया में जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कांटे होते हैं, एक्चुअली वो यही मॉडिफाइड स्टेम के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। और मॉडिफाइड स्टेम से मॉडिफिकेशन से जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनता है उसे थॉर्न बोलते हैं। वहीं अगर स्पाइन की बात करें, या तो पेटियोल से बनता है या तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है स्पाइन। और प्रिकल जो होता है, ये जो होते हैं आउटग्रोथ होते हैं एपिडर्मिस के। वहीं ब्रिसल्स जो है हेयर लाइक झाड़ू होते हैं, झाड़ू कह रहा हूँ, ब्रश या झाड़ू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें ब्रिसल्स बोला जाता है। तो बोगनवेलिया में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, थॉर्न। ये भी एंजियोस्पर्म से है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया द्वारा काज है। तो अगर आप देखेंगे जो
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये एक्चुअली फंगस के द्वारा काज होता है। फंगस कौन सा है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और बी की अगर बात करें पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट, तो पाउडरी मिल्ड्यू एक्चुअली काज होता है रिसाइफी स्पीसीज से। ये भी रिसाइफी कौन सा है? फंगस है। साइट्रस कैंकर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही ऑप्शन जो है ये साइट्रस कैंकस बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। अगर डी वाले की बात करें टोबैको मोज़ैक, तो जो टोबैको मोज़ैक है वो टोबैको मोज़ैक वायरस द्वारा होता है, तो ये वायरल काज डिजीज है। ओके, ये भी कहाँ से आपका था? प्लांट पैथोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन था। नाइन्थ पे चलते हैं। फ्लेसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अपोन्शिया इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। अब अपोन्शिया का आपने प्लांट देखा होगा, ये भी पहली बात तो मैं बता दूं एंजियोस्पर्म से है। अपोन्शिया में जो मॉडिफिकेशन होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? तो एक्चुअली अपोन्शिया जो प्लांट है, यहाँ पे जो उसका स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, फ्लेशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10th पे चलते हैं। रूट कैप इज एब्सेंट इन। पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्लांट है, जियामेज, हेरियंथस, निम्फिया या अजोला, किसमें रूट कैप एब्सेंट नहीं होता है? ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड एनाटॉमी पार्ट से है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रूट कैप एक्चुअली हाइड्रोफाइट्स में नहीं होता है। तो इनमें से हाइड्रोफाइट्स कौन कौन से हैं? निम्फिया, एजोला दोनों हैं। और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, यहाँ पे इस क्वेश्चन को दे दिया था कि ये गलत प्रिंट हो गया है। तो इसमें से अगर आप कोई भी, अगर आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे रूट कैप किस में एब्सेंट होता है, तो हाइड्रोफाइट जो हैं उन्हें चूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इनवल्यूकर ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट इन। इनवल्यूकर ब्रैक्ट्स मैंने आपको बताया था फैमिली एस्टरेसी में होता है, और एस्टरेसी के इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिटुलम बोलते हैं। इसीलिए आपको ये कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए? बी, कैपिटुलम। ओके, इनवल्यूकर ब्रैक्ट्स मतलब ब्रैक्ट्स का घेरा। ओके, अब 12 पे चलते हैं। ये भी कहाँ से था? एंजियोस्पर्म से था। 12 पे चलते हैं। रेड टाइड्स आर काज बाय द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। रेड टाइड्स होते हैं, ये भी एक प्रकार का ब्लूम है। तो वो कह रहा है किसकी वजह से होता है? नॉस्टॉक जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूग्लिना की वजह से, कॉस्मेरियम की वजह से, या गॉनवियालैक्स करके एक वो है जीनस है, उससे होता है। तो ये मैं बता दूं जो रेड टाइड्स होते हैं ये काज होते हैं आपके गोनियालॉक्स से, इससे, इस जीनस से, जो कि एक डाइनोफ्लैजिलेट है। तो मोस्टली रेड टाइड जो है डाइनोफ्लैजिलेट के द्वारा होता है। 13 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? वेजिटेटिव और असेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, या सभी जो ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो अगर आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, ये भी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक्चुअली सभी जो भी कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैरेक्टर्स, उस पे बेस्ड होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइसेस ब्रेक डाउन और एक्सपोजेस द टिश्यूज विथ इनएविटेबल लॉस ऑफ। अगर आप कोई स्पाइसेस आपने पढ़ा होगा, जो भी मसाले यूज़ होते हैं, अगर उनका ग्राइंडिंग आप करते हैं, तो वो कह रहा है कौन सा इसमें से कंपोनेंट है जो ब्रेक डाउन होता है। ओके, और उसका लॉस होता है। कलर प्रिंसिपल का, एरोमेटिक प्रिंसिपल का, मॉइस्चर प्रिंसिपल का, या वेट प्रिंसिपल का? तो एक्चुअली इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, एरोमेटिक प्रिंसिपल। अगर आप जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उसका आप ग्राइंड कर देते हैं, तो उसके जो एरोमेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनका लॉस होता है, क्योंकि वो होते हैं क्या? एसेंशियल ऑयल होते हैं, और वो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट होके उड़ जाते हैं। तो उनका कौन सा लॉस होगा? एरोमेटिक प्रिंसिपल का। ये भी आपको जानना होगा कहाँ पे, एंजियोस्पर्म से है ये। 15 पे चलते हैं। द परमानेंट टेस्ट इन जिंजर इज ड्यू टू। जिंजर आप समझते हैं अदरक जिसको बोलते हैं, कह रहा है उसमें एक परमानेंट टेस्ट होता है। मैं एक देखिए, ये भी इसमें, ये एक्चुअली जिंजर जो है एरोमेटिक होता है, पर इसमें बात हो रही है परमानेंट टेस्ट की। परमानेंट टेस्ट है मतलब जिंजर अगर आप काफ़ी टाइम तक रख देंगे फिर भी उसको खाते हैं, जो उसमें एक तीखापन होता है जिंजर में, वो किसके कारण होता है? देखिए, मिनरल्स तो नहीं है, स्टार्च तो नहीं, दो ऑप्शन हैं, ऑयल या रेजिन्स। ऑयल जो होता है उसमें एसेंशियल ऑयल होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो परमानेंट टेस्ट होता है जिंजर में वो रेजिन के कारण होता है। ओके, रेजिन के कारण होगा वो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16।
और ये रेजिन का आपको मैं नाम बता दूँ, ये जिंजेरोल्स हैं, इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी मेनली डिपेंड ऑन, जो कॉफ़ी की क्वालिटी होती है पूछ रहा है, वो मेनली किस पे डिपेंड होता है? उसके हार्वेस्टिंग पे, प्रोसेसिंग पे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे या राइपनिंग पे? जो क्वालिटी होती है कॉफ़ी की वो मेनली डिपेंड होती है उसके प्रोसेसिंग पे। ओके, प्रोसेसिंग जितना अच्छा होगा कॉफ़ी की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। 17 पे चलते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड लोकस्टेज, लोकस्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लोकस्ट मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली यूज़ होता है ग्रास हॉपर्स के लिए। तो लोकस्ट का लिटरल मीनिंग, ये लोकेशन नहीं है, ना एरिया है, ना प्लेग है, पेस्ट भी नहीं है। एक्चुअली लोकस्ट जो होते हैं ये पेस्ट के अंदर ज़रूर आते हैं, क्योंकि ग्रास हॉपर जो है पेस्ट में आते हैं, पर लोकस्ट पेस्ट आप नहीं कह सकते। पेस्ट सभी इसमें जानवर सारे आ जाते हैं, इंसेक्ट उसमें आ जाते हैं। लोकस क्या है? ग्रास हॉपर मेनली है, तो लिटरल मीनिंग लेकिन उसका पेस्ट नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन गलत था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कंपेनियन सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, कंपेनियन सेल्स आपने पढ़ा होगा, ये एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है किससे डिराइव होता है? पैरेन्काइमा से, फाइबर से, स्क्लेरोटिक सेल्स से या डी सी विलमेट से? तो मैं आपको बता दूं, जाइलम के साथ जो वो है उसमें एडवांस जाइलम में वो है वेसल्स, आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। और जो सीव एलिमेंट्स हैं ये इसके एडवांस क्या है? कंपेनियन सेल्स है, ये सीव एलिमेंट से ही डिराइव्ड होते हैं। तो ये एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको रिलेशन पता होगा जाइलम, वेसल्स और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपेनियन सेल ही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अ ड्यू ड्रॉप एट द टिप्स ऑफ टोमेटो लीव्स ऑन कूल नाइट इज फॉर्म ड्यू टू, कह रहा है ड्यू ड्रॉप जो बनते हैं टोमेटो लीव्स के, जब ठंडी जो रात होती है उसमें टोमेटो को लीव्स के किनारे किनारे टिप्स पे ड्यू ड्रॉप लगे हुए होते हैं। पूछा ये क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक वाटर के द्वारा, इवेपोरेशन जो होता है वाटर टोमेटो के द्वारा उसका, या एक्सेसिव वाटर ऑब्जर्व कर लेता है रूट टिप्स, या कह रहा है सी जो है सेक्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइदर थोट्स। तो एक्चुअली यही है, जो ड्यू ड्रॉप निकलते हैं वाटर जो है प्लांट से, दो मेन उसमें जाता है। एक तो इवेपोरेशन जो स्टोमेटा द्वारा होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, और जो ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है वो एक्चुअली हाइडा थोट से होता है। उसे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गटेशन। तो यही सी वाला ऑप्शन। 20, स्टोन सेल्स आर आल्सो नोन एज, स्टोन सेल्स जो होता है अगर आप पढ़ेंगे स्क्लेरिड्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में, तो उसके कई सारे टाइप हैं उसके शेप के बेसिस पे। तो उसमें से जो स्टोन सेल्स हैं ये एक्चुअली किस में आते हैं? ब्रैकी स्क्लेरिड्स को ही स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। 21, सेल्स एंटायरली लैकिंग टर्गर प्रेशर आर रिफर्ड टू एज, वो सेल्स जिनमें टर्गर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? डेड, इनएक्टिव, फ्लैसिड या इमोटाइल, तो उन्हें फ्लैक्सिड बोला जाता है। ओके, और जिसमें टर्गर प्रेशर होता है वो उन्हें बोलते हैं फ्लैक्सिड होता है, और एक होता है टर्जिट, इसका अपोजिट। 22, इन प्लांट फिजियोलॉजी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज, प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो उनका कैसे यूज़ किया जाता है? ट्रेसर्स के रूप में, एक्टिवेटर्स के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में, या इनिशिएटर्स के रूप में? तो प्लांट फिजियोलॉजी में रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उनको हम ट्रेसर के तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कार्बन होता है, कार्बन 14 या ऑक्सीजन के ऐसे ही आइसोटोप्स होते हैं, और उससे हम ट्रेस करते हैं, ठीक है, किसी भी कैटालिटिक या एनाबोलिक पाथवे पे। ओए, 23 पे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अदर पार्टिकल्स एट देयर सरफेस। देखिए, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपने सरफेस पे उसको रिटेन करके रखते हैं। तो देखिए, एक होता है अंदर रिटेन कर लेना, सोख लेना जिसे बोलते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और एक जो सरफेस पे रिटेन करके रखना होता है उसे एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अमोनिया पॉइजनिंग अकर्स इन टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट एट, अमोनिया पॉइजनिंग जो होता है कह रहा है कब होता है टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट में? एक्चुअली इसका ये है कि अमोनिया पॉइजनिंग कब होगा आपका? जब आपका हाई टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट होंगे और अमोनिया पॉइजनिंग होगा तो हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेसिस्टेंट टू हायर टेम्परेचर स्ट्रेस। कह रहा है इसमें से कौन है, आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लो हाइड्रेटेड टिश्यू होगा, मॉडरेट हाइड्रेटेड टिश्यू होगा, हाई हाइड्रेटेड टिश्यू होगा या वेरी हाई हाइड्रेटेड टिश्यू होगा, कौन सा इसमें से हाई टेम्परेचर स्ट्रेस से रेसिस्टेंट रहे, कौन सा इसमें से हाई टेम्परेचर स्ट्रेस से रेसिस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो आपका वो है लो हाइड्रेटेड जो टिश्यूज़ होते हैं वो रेसिस्टेंट होंगे हायर टेम्परेचर स्ट्रेस से। क्वेश्चन नंबर 26, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ। ये आप क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आया हुआ है प्लांट मूवमेंट से। वहाँ पे कई सारे टाइप के प्लांट मूवमेंट होते हैं, तो उसमें से जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है फ्लावर का, ये एक प्रकार का आपका क्या है, नास्टिक मूवमेंट में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द स्यूटलम ऑफ ग्रास एम्ब्रियो इज। स्क्यूटलम जो होता है वो पूछ रहा है कैसा ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, एब्जॉर्प्शन ऑर्गन है, रिजर्व फूड स्टोरेज ऑर्गन है या वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसमें से ये ऑप्शन इसका सही है, एब्जॉर्प्शन वाला ऑर्गन है ये जो है एब्जॉर्ब करता है इंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स और वो देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाय। कह रहा है जर्मिनेशन जब होता है बार्ले का तो वहाँ पे जो अल्फा एमाइलेज है वो किससे सिक्रेटेड होता है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा सीड जर्मिनेशन का उसका फिजियोलॉजी का, तो अल्फा एमाइलेज जो होता है वो एलुरॉन लेयर जो होता है उससे सिक्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इन द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल साइटोक्रोम दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। उसमें अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सारे कॉम्प्लेक्सेस में लगभग साइटोक्रोम होते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा साइटोक्रोम है जो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में रहता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा साइटोक्रोम A3। ओके, साइटोक्रोम C, B। ये बी जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड में रहता है। B6 जो होता है ये प्लांट में रहता है, प्लांट के प्लास्टिड में। साइटोक्रोम सी जो होता है ये फ्रीली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता रहता है। और साइटोक्रोम A3 जो है ये लास्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में रहता है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जो है जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ अ ड्यूअल रोल। इनमें से किस एंजाइम का रोल जो है डुअल है, मतलब दो दो रोल हैं। पेप कार्बोक्सिलेज पे आते हैं, तो पेप्स कार्बोक्सिलेज क्या करता है, ये एडिशन करता है बाइकार्बोनेट का किसमें, फास्फोइनॉल पायरुवेट से बाइकार्बोनेट को जोड़ता है, उससे 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। सेकंड आते हैं रुबिस्को। इसका आंसर यही सही है, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन। रुबिस्को जो है ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी करता है। जब ये कार्बोक्सिलेज का एक्टिविटी करता है तो कार्बन का फिक्सेशन होता है कैल्विन साइकिल पे, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगता है अगर, तो एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा फोटो रेस्पिरेशन, वो करता है। तो यही इसका डुअल रोल है। बाकी अगर फास्फोरिलेज का बात करेंगे तो वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है सबस्ट्रेट पे। और एल्डोलेज भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैरियर मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है वहाँ पे कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता। ये आप जब पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें आपको मिलेगा सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। वहीं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रोटीन के माध्यम से होता है। Na+K+ जो ट्रांसपोर्ट है ये भी ट्रांसपोर्टर है प्रोटीन वाले। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है सुगर्स और एमिनो एसिड का, उसके लिए भी जो है कैरियर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको पता है जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है।
देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जब आप पढ़ेंगे उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, आइसोडायमेट्रिक शेप होता है उसका, और लार्ज उसके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उसका जो सेल वॉल होता है वो थिक नहीं होता है लिग्निफिकेशन से, कि लिग्निफिकेशन से जब सेल वॉल थिक हो जाता है तो सेल का डेथ हो जाता है, इससे आप देखते हैं जाइलम वाइलम में। ओके, तो यहाँ पे नॉन लिग्निफाइड सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, तो यही जो है डी वाला करेक्ट आंसर है कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 33, जाइमोजेंस क्या होते हैं? जाइमोजेंस ना तो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ये भी एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, ना तो एंजाइम सॉल्वेंट होते हैं, ये एक्चुअली केमिकल प्रिकर्सर्स होते हैं एंजाइम के। मतलब जैसे एंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए में, उसके बाद जो प्रोटीन बनेगी वो पहले रॉ फॉर्म में होता है ना, उसके बाद उसके प्रोसेसिंग होने के बाद मेच्योर एंजाइम बनता है, तो वही रॉ जो होता है एंजाइम वो उसी को जाइमोजेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? इनमें से कौन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो कैल्शियम पोटेशियम नहीं है, सोडियम फास्फोरस नहीं है, मैग्नीशियम बोरॉन नहीं है, आंसर इसका सही होगा डी आयरन एंड मॉलिब्डेनम। क्यों? क्योंकि आयरन और जो मॉलिब्डेनम है ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसमें वो रहता है। फिर 35 की बात करें, स्टैटोसिट्स क्या है? ये एयर सेल्स हैं, क्लोरोफिल सेल्स हैं, फाइबर सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स। ये एक्चुअली सेंसरी सेल्स हैं जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मूवमेंट इंड्यूस बाय इंटरनल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं जो इंटरनल स्टिमुलस आता है? एक तो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, एक इंटरनल, अंदर से आने वाले स्टिमुलस को इंटरनल बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटर्नल। तो इंटरनल स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक, पैराटोनिक, मैकेनिकल, इंडिपेंडेंट। एक्चुअली उसको ऑटोनॉमिक बोलते हैं, जो सेल्फ से आए, ऑटोनॉमिक। 37, डीएनए रिप्लिकेशन इन सेल साइकिल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज? तो अगर आपने माइटोसिस या मियोसिस एटसेट्रा पढ़ा है, इंटरफेज आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे G1, S, G2 और M फेज होते हैं, तो वहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस होता है या जिसे डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं वो S फेज में होता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। 38 पे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इज स्टिमुलेटेड इन? फोटो रेस्पिरेशन मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, कह रहा है वो कब स्टिमुलेट होता है? लाइट में, डार्क में, अ चैम्बर डिवोड ऑफ CO2 और चैम्बर फील्ड ऑफ CO2। तो फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली होता है लाइट के प्रेजेंस में। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन था। 39 पे चलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग माइटोसिस। अगर कह रहा है माइटोसिस के टाइम पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए तो उससे क्या रिजल्ट हो सकते हैं? सेल साइकिल पीरियड शॉर्टन हो जाएगा, या बी एक्सटेंड द साइकिल पीरियड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रोसेस, और काज पॉलीप्लॉइडी। तो ऑक्सीजन का देखिए माइटोसिस से रिलेशन नहीं है, इसीलिए वो हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रोसेस, माइटोसिस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 40 पे चलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर नॉट फाउंड इन? कह रहा है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर इस सेल में बन जाते हैं तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसको जो भी मिलता है ये उससे रिएक्ट करके उसके स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेंगे, पेरोक्सिसोम में आपको मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नॉट फाउंड इन, तो ये राइबोसोम में आपको नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन हाइड्रोला इज रिमूव्ड फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटेट टू बी प्लांटेड इन सॉइल? कह रहा है अगर हाइड्रोला जो एक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, ये पानी में ग्रो करता है, अगर हम इसको बाहर सॉइल में लगा देंगे तो क्या होगा? द प्लांट वुड ड्राई अप एंड डाई, द प्लांट वुड ग्रो टू with a stunted growth, the number of lacunae reduce and thick cuticle is developed. It start producing collenchyma and mesenchyma cells for mechanical support. देखिए जो C और D है ये थिक क्यूटिकल डेवलप करेगा या स्क्लेनकाइमा और कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बढ़ा देगा, तो ये इसके लिए भाई बहुत टाइम लगता है, उतना इसके पास टाइम नहीं है हाइड्रा कि आपने इसको वाटर से निकाला और सॉइल पे लगा दिया ये थिक क्यूटिकल डेवलप कर लेगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये। ओके तो ये क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो वो ग्रो करके स्टंटेड ग्रोथ रहे, या तो वो ड्राई अप हो जाए और डाई कर जाए। तो पहला वाला ही सही होगा। जो ये एक्वेटिक प्लांट है इसके अंदर इतना मॉडिफिकेशन होता है कि आप इसे सॉइल में नहीं लगा सकते हैं और ये सूख के मर जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ?
से पूछा है डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है वाटर का वो किससे बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, टेम्परेचर से, डाइल्यूशन से या एसिड से। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है मतलब वाटर जो अपने आयंस में टूट जाता है वो किस में वो होता है, इंक्रीज किससे होता है। सही ऑप्शन है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी फिजियोलॉजी से था। क्वेश्चन नंबर 43, रेड डाटा बुक जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। प्लांट्स और एनिमल्स जो रेड सी में पाए जाते हैं, प्लांट्स पजेसिंग रेड पिगमेंट्स, ऐसे प्लांट जो रेड पिगमेंट जिनमें होता है, या प्लांट जो होते हैं थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन या जो एक्सटेंशन के कगार पे हैं। और डी, इफेक्ट्स ऑफ रेड लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस पे रेड लाइट का इफेक्ट जानने के लिए ये रेड डाटा बुक हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जो रेड डेटा बुक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बायोडाइवर्सिटी वाले पोर्शन से जो आपको इकोलॉजी में मिलता है। वहाँ पे जो रेड डाटा बुक है ये एक्चुअली थ्रेटेंड और एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी देता है कि कौन से स्पीशीज़ नियर फ्यूचर में एक्सटेंशन के कगार पे है। क्वेश्चन नंबर 44, इन जीन बैंक्स जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है जीन बैंक ये भी बायोडाइवर्सिटी से है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अलग अलग टाइप का है, ठीक है, इन सिटू एक शिटू ये सारे, उसमें से जीन बैंक्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, कह रहा है उसमें से किस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। लीव्स को हम रखते हैं, सूट्स को हम रखते हैं, सीड्स को या फ्लावर को। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी, सीड्स। सीड्स जो है बहुत अच्छे आप कह लीजिए कि इसको स्टोर करने लायक बहुत अच्छा ये टिश्यू होता है। ओके तो सीड्स के फॉर्म में ही रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी इकोलॉजी से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। कह रहा है आपको इकोसिस्टम में एनर्जी का कौन सा इसमें से करेक्ट वो है सीक्वेंस वो बताना था। तो एनर्जी कहाँ कहाँ से जाती है, हर्बीवोर से जाता है कार्निवोर में, तब जाता है प्रोड्यूसर में, या प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, फिर हर्बीवोर से कार्निवोर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है जो एनर्जी जो है सनलाइट के फॉर्म में वो कैप्चर करता है। प्रोड्यूसर होता है कौन, प्लांट। प्लांट को खाता है हर्बीवोर, और हर्बीवोर को फिर खाता है कार्निवोर। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इकोलॉजी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी इकोलॉजी से है, यूट्रोफिकेशन इज मैक्सिमम इन, यूट्रोफिकेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है। यूट्रोफिकेशन आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच जो हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट आप बोल सकते हैं यूट्रोफिकेशन लेक का, वो किस उसमें ज़्यादा होता है, अपर लेयर्स में डीप लेक्स के, या अपर लेयर्स ऑफ सैलो लेक, या बॉटम लेयर्स ऑफ सैलो लेक्स, या बॉटम लेयर्स ऑफ डीप लेक्स। तो यूट्रोफिकेशन आपको मैक्सिमम जो है मिलता है बॉटम लेयर्स में जो डीप लेक्स होते हैं वहाँ पे। 47, द जीन विच सप्रेस द एक्शन ऑफ जीन एट द अदर लोकस इज कॉल्ड, ये जेनेटिक से क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है ऐसे जीन्स जो दूसरे जीन के एक्शन को सप्रेस कर देते हैं, दूसरे लोकस के जीन के एक्शन को, उन्हें क्या बोला जाता है। लेथल जीन्स बोलते हैं, पेनेट्रेंस बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक या एपिस्टैटिक। तो ध्यान में रखिएगा लेथल और पेनेट्रेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। प्लियोट्रॉपिक और एपिस्टैटिक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर प्लियोट्रॉपिक क्या है, जब एक जीन उसके मल्टीपल फंक्शन हो तो इसे को प्लियोट्रॉपिक या मल्टीपल इफेक्ट बोल सकते हैं, उसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। एपिस्टैटिक जीन ऐसे होते हैं जो दूसरे जीन के एक्शन को मास्क कर लेते हैं, या आप कह लीजिए सप्रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द केमिकल वाइडली यूज फॉर इंड्यूसिंग पॉलीप्लॉइडी इज, इसमें से कौन सा केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रुत्रसेन, स्पर्मिडीन, स्पर्मिन, ये सारे नहीं है। बहुत पॉपुलर है ये, कॉल्चिसिन यूज़ किया जाता है पॉलीप्लॉइडी जनरेट करने के लिए। ओके ये आपको मिलेगा साइटोजेनेटिक्स में। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। क्वेश्चन आया है बायोटेक्नोलॉजी से, उसमें जीन ट्रांसफर मेथड्स है कई सारे, इसमें कह रहा है कौन सा इसमें से डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है। एक बायोलिस्टिक मेथड है। ओके बायोलिस्टिक में जिसे जीन गन भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट मेथड है। वहाँ पे जीन डायरेक्ट आप जीन गन होता है, उससे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। वायरल जो मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप कह लीजिए जीन ट्रांसफ़र, वो एक्चुअली इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे, क्योंकि आप इसमें वायरस का यूज़ कर रहे हैं, तो वायरस ले जाता है उसको इन्फेक्ट करता है, तब जीन ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र मेथड है। तो बायोलिस्टिक जीन गन
हो गया, नहीं है। सी इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन। डी, ये दोनों सी डी भी डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स हैं। ओके, तो करेक्ट कौन सा होगा कि यही जो बी वाला है ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है। 50 पे चलते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द, ये साइटोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो ऑप्टिमली, मतलब ऑप्टिमल आप कह लीजिए, ऑप्टिमल कंडीशन होता है जिसपे एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। कह रहा है तो इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसपे लाइसोसोम के एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। तो ये भी अच्छी मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कि एसिडिक पीएच पे लाइसोसोम के एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव रहते हैं। 51 ये आया हुआ आपका बायोकेमिस्ट्री से। रामाचंद्रन प्लॉट आपने नाम सुना होगा। वो कह रहा है किसके कन्फर्मेशनल स्टडीज के लिए यूज़ होता है, मीन स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है इसका प्रोटीन। प्रोटीन के लिए ही रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है, प्रोटीन के कन्फर्मेशनल स्टडीज के लिए रामाचंद्रन प्लॉट का यूज़ किया जाता है। 52 पे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज, फंजाई जब एसोसिएटेड रहे हायर प्लांट के रूट से तो इसको क्या बोलते हैं। सीधा सा आंसर है माइकोलॉजी से आपको पता है फंगस, ठीक है। राइजा, रूट के लिए तो माइकोराइजा ही करेक्ट आंसर। अगर आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, तो ये वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस जीनस, इसमें से कौन सा जीनस जो है हेट्रोस्पोरस है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से फ्यूनेरिया जो है एक ब्रायोफाइट है, जो ब्रायोफाइट्स मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं। अब बचा तीन, इक्विसिटम, साल्विनिया और लाइकोपोडम। टेरिडोफाइट में क्या होता है, वहाँ पे दोनों चीज़ है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस प्लांट दोनों मिलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या प्लांट होते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। होमोस्पोरस का मतलब है जो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करें, और हेट्रोस्पोरस का मतलब जो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करें। तो ये मिलता है आपको, मैंने आपको बताया फिनेरिया ब्रायोफाइट है, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, साल्विनिया ये टेरिडोफाइट है। और उस टेरिडोफाइट में साल्विनिया जो है ये एक हेट्रोस्पोरस जीनस है, बाकी इक्विसेटम और लाइकोपोडियम दोनों होमोस्पोरस जीनस है। क्वेश्चन नंबर 54, एगार अ कमर्शियल प्रोडक्ट यूज इन आइसक्रीम्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। एगार एक है कमर्शियल प्रोडक्ट जो आइसक्रीम में यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये कह रहा है किससे मिलता है, जेलेडियम, लेमिनारिया, पोरफाला, क्लोरेला। ये एल्गी से आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक जेलेडियम नाम का एक एल्गी है, वहाँ से एगार मिलता है। Question number 55. Adventitious birds arise from the notches present at the margins of leaves in. ये भी मैंने आपको पढ़ाया है लीफ के उसमें लेक्चर में, जब मैंने लीफ का दिया था उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफिलम जो प्लांट है उसके जो लीफ के नॉचेस होते हैं, जो मार्जिन होता है, वहाँ से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलते हैं जिससे नया प्लांट बन जाता है। वहीं जिंजर, अगेव और वाटर हाइसियंट में, वाटर हाइसियंट क्या है, एकॉर्निया, वहाँ पे ये तीनों के लीफ से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं निकलता है। तो ब्रायोफिलम ही ऐसा प्लांट है जिसके नॉच से एडवेंटिशियस बर्ड्स राइज होती हैं। ये भी है जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं उसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसमें आपको मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इन लिक्विड फेज इज नोन एज, ध्यान में रखिएगा, कह रहा है लॉस होता है वाटर का प्लांट के लीव से लिक्विड फेज में, वो क्या कहलाता है। इवेपोरेशन, डिफ्यूजन अलग चीज़ है, दो में आपको कंफ्यूज होना था। लीव से ट्रांसपिरेशन, गटेशन दो मेन प्रोसेस होते हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन गटेशन से कैसे अलग है। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में लॉस होता है, वहीं गटेशन में लिक्विड फेज में लॉस होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, गटेशन। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है डॉग फ्लावर एक होता है, ठीक है। डॉग फ्लावर एक्चुअली ये बोला जाता है, इंडिया में बोला जाता है एक्चुअली, ये एंटी राइनम मेजस करके एक प्लांट है स्क्रोफ्लोरिएसी का, जिसे इंडिया में तो मेनली डॉग फ्लावर बोलते हैं, पर बाहर जो है इसे स्नैपड्रैगन बोला जाता है। कह रहा है इसमें फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस होता है, और वो किस टाइप का इनहेरिटेंस होता है, ट्रूली डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। तो ट्रू डोमिनेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है।
कंफ्यूज किस में होना था आपको, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। दोनों आपको जो थोड़ा सा कम जानते हैं उनको दोनों चीज़ें सिमिलर ही लगती है, पर को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक बेहतरीन डिफरेंस है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। को का ध्यान में रखिएगा, को का मतलब होता है कि साथ साथ, ठीक, दोनों अपना अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। ओके, वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि डोमिनेंस किसी का भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मान लीजिए आप रेड और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराते हैं, तो अगर को डोमिनेंस होगा दोनों का, तो वहां पे क्या होगा, आपको जो फ्लावर उसमें निकलेगा रेड और वाइट दोनों उसमें पोर्शंस मिलेंगे, ठीक है, तो उसे को डोमिनेंस बोलते हैं। वहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब होगा तो रेड या वाइट आपको पैचेस में नहीं मिलेंगे, वो ब्लेंड होके रेड वाइट पिंकिश कलर बना लेगा, मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा दोनों का। को डोमिनेंस में दोनों के दोनों आपको कलर दिखने वाले हैं, तो इससे अब याद रखिएगा। तो जो ये डॉग फ्लावर है स्नैप ड्रैगन, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें। ओके, आप देखेंगे कि उसका जो फ्लावर है वो मिक्स कलर का होता है, कलर ब्लेंड हो जाता है। ये भी जेनेटिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 58, द हिस्टोरिक कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ये कहाँ पे हुआ था? तो आप याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये हुआ था रियो डे जनेरियो में, जो एक्चुअली कहाँ पे है आपका, ब्राज़ील, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। 59 पे चलते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस लाइक निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकनिन और ओपियम जो होता है ये प्रोड्यूस किससे होता है? प्लांट से। कह रहा है ये प्लांट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एज अ, किस फॉर्म में? डिफेंस सिस्टम, कि अपने लिए मेडिसिन, कमर्शियल आइटम या फूड आइटम। देखिए कमर्शियल आइटम, फूड आइटम और मेडिसिन तो हमारे लिए है ना, हमारे पर्पज से, पर प्लांट किस लिए बनाते हैं? वो अपने एज अ डिफेंस के लिए बनाते हैं। ओके, ये भी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब पढ़ेंगे प्लांट का उसमें आपको मिलेगा। 60 पे चलते हैं। डेट्रिटस फूड चेन किससे बिगिन होता है, किससे शुरुआत होता है डेट्रिटस फूड चेन का? तो अलग अलग फूड चेन होते हैं, आप इकोलॉजी में फूड चेन आपने पढ़ा होगा। जो डेट्रिटस है वो एक्चुअली डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, वहाँ पे प्रोड्यूसर कार्निवोरस हर्बीवोर से ये स्टार्ट नहीं होता। ठीक, डेट्रिटस आप डेड से डेट्रिटस याद रखिए, वो हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्रोनजेनेसिस इज, बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है एक बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली एक प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्टिसाइडल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन। ये बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, इन द राइबोज मोइटी ऑफ अ राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेशन इज पॉसिबल ओनली एट, किस पोजीशन पे होगा? ब्लैंक है, आपको एक भरना था। इन द फ्यूरनेज रिंग फॉर्मेशन, कह रहा जब फ्यूरनोज रिंग फॉर्मेशन होता है तो राइबोन्यूक्लियोसाइड जो होता है वहाँ पे किस पे फास्फोरिलेशन का चांस होता है? तो ये आप जब पढ़ेंगे डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, वहाँ पे फास्फोरिलेशन साइट्स आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो C2, C3 और C5 तीन पोजीशन है वहाँ पे फास्फोरिलेशन के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एक टेक्निक होता है जिसके बेसिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, और ये कह रहा है किसके बेसिस पे होता है? ए साइज के बेसिस पे, रिलेटिवली कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू, रिलेटिव कंटेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू, या पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज रेजिड्यू दोनों। तो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है इसका बेसिस ये है कि ये रिलेटिव कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज रेजिड्यू दोनों के बेसिस पे प्रोटीन को अलग करता है। और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग बना है एक्चुअली, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम बोलते हैं वो पीयर जिस पे एक मॉलिक्यूल पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रह जाता, मतलब उस पर ओवरऑल चार्ज जीरो रहेगा पर उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे रहेंगे, पर एक दूसरे को कैंसिल करके पूरा जीरो कर देंगे, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, पहले ही ब्लैंक दिया है भरने को, कौन सा होगा? कंजॉइंड, कंजक्टिव, कोलैटरल या कोज? कौन सा टाइप का वैस्कुलर बंडल है? मैंने आपको ये भी पढ़ाया है।
किस टाइप का वैस्कुलर बंडल है जहाँ पे किसका कैरेक्टर है कि बाय द अकरेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियस, मतलब जो रेडियस होगा जाइलम और फ्लोएम का वो एक ही हो, ऐसा कौन सा वैस्कुलर बंडल है। रेडियस का मतलब है, आप समझ लीजिए जब आप कोई गोला बनाते हैं तो उसका जो सेंटर होता है, तो ऐसा कौन सा वैस्कुलर बंडल है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का दोनों सेंटर एक ही होता है। ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंजॉइंट वाले में। एम्फिक्राइबल और कौन सा था, एम्फी वेसल, दो टाइप का था। वहाँ या तो जाइलम बाहर होगा फ्लोएम अंदर, या तो फ्लोएम बाहर रहेगा और जाइलम अंदर। तो ये सारे दोनों का रेडियस उस समय सेम होता है, तो कॉन्जॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 65, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ। वेसल्स का जो प्रेजेंट होता है ये किसका कैरेक्टर फीचर है। ब्रायोफाइट्स में रहता है, ब्रायोफाइट्स में तो वैस्कुलर सिस्टम डेवलप ही हुआ नहीं रहता है, वहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं रहता है। ब्रायो अरे टेरेडो जिम्नो एंड जिजोबे जो है आपको वेस्कुलर सिस्टम मिलेंगे, लेकिन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आपको वेसल्स नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोलते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब हो जब ज़्यादा मेंबर में हो, तो ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 66, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at। देखिए कह रहा है एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है वो कब शेड होते हैं, किस सेल्ड स्टेज में, 2, 3, 4 और 5। मैंने आपको जिम्नोस्पर्म पिछले लेक्चर में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला था साइकस, पाइनस और इफेड्रा के बारे में। तीनों में अलग अलग होता है, एक में 3 सेल स्टेज, एक में 4 सेल स्टेज और 5 सेल स्टेज। लेकिन एंजियोस्पर्म का ये फीचर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। 67 पे चलते हैं, ये भी टैक्सोनॉमी से आया हुआ था ऊपर वाला। 67 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डायोशी अकर्स। देखिए एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बायोसेक्सुअल फ्लावर। बायोसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहेंगे। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, जहाँ पे मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक मोनोशियस और एक डायोशियस। मोनोशियस का मतलब है जब सेम प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर रहे, ऐसे प्लांट को हम मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। और डायोशियस प्लांट कब बोलेंगे, जब मेल फ्लावर एक प्लांट पे होता है और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे होता है, तब ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डायोशी। मेज आप देखेंगे, मेज में जो होता है ये आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, और जो इसका मेल और फीमेल फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पे रहता है। बनाना जो है, बनाना जिंजिबरेसी फैमिली का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसेक्सुअल ही वो मिलते हैं, पर एक्चुअली ये फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल होता है। मैंगो की बात करें तो ये तो बाइसेक्सुअल होता है। ये पपाया एक ऐसा प्लांट है, आप देखेंगे कि फीमेल प्लांट होगा, मेल प्लांट होगा, अलग अलग, मतलब जो मेल प्लांट होगा वहाँ पे मेल फ्लावर रहेंगे, और जो फीमेल प्लांट है वहाँ पे फीमेल फ्लावर होंगे, तो इसे ही डायोशी बोलते हैं। ये भी एंजियोस्पर्म से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, देयर इज अ नेट गेन ऑफ, कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का नेट गेन होता है फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। जब आप फर्मेंटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज का जो फर्मेंटेशन होता है वहाँ पे 2 एटीपी का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें से कौन सा आपको प्लांट हार्मोन्स है जो प्रमोट करता है बोल्टिंग। बोल्टिंग एक है प्रोसेस आपका, जहाँ पे एक्चुअली बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग स्टेम, ओके, उसे बोल्टिंग बोला जाता है। तो बीट, कैबेज और बहुत सारे प्लांट है जो रोजिट हैबिट के होते हैं, उसमें ये कौन सा प्लांट हार्मोन्स है जो बोल्टिंग प्रमोट करता है, मतलब फ्लावरिंग, तो वो आपका क्या है, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो है ये प्रमोट करते हैं बोल्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटीज। देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का, जो एक बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी वर्टी पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा, इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो बायोटिक कम्युनिटी में जो अलग अलग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग स्पीशीज का, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी या स्ट्रैटिफिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से आप डाइवर्सिटी को मत लगाइए, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा गामा ये दोनों अलग हैं। टैक्सोनॉमी का टैक्सोनॉमिक स्टडी का अलग अलग लेवल होता है। एक्चुअली ये इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रैटिफिकेशन। इसको जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन, एंड द क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू इकोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 71, इसमें से ऑप्शन आपको फिल करना है, कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के लिव कर सकता है। तो ना तो आप वायरसेस जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, है बसता है आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होते हैं लिविंग सेल जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज, हाइफी कनेक्टेड किससे है, नेटवर्क हाइफी को क्या बोलते हैं, फंजाई, अगर आपने पढ़ा होगा फंजाई से आया हुआ क्वेश्चन है। तो हाइफी के नेटवर्क को एक्चुअली माइसीलियम बोला जाता है। स्क्लेरोशियम, एपोथीसियम, एसरवुलस ये सब अलग चीज़ है। ओके, तो हाइफी इज रिलेटेड विथ माइसीलियम इन फंजाई। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टैलिस ट्री स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म से। टैलिस ट्री की बात करें तो पाइनस सिड्रस यूकेलिप्टस है नहीं, है इसमें से कौन सा जीनस, सिकोया। 74, बुलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन, बुलीफॉर्म सेल्स आपने पढ़ा होगा, ये आपको एक्चुअली मिलते हैं ग्रासेस में, बी ऑप्शन सही होगा। तो पोएसी के मेंबर्स में आपको मिलेंगे। बुलीफॉर्म सेल लीव्स पे होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो इनका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और ये लीफ रोलिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट कम होगा तो लीफ रोल हो जाती है, जिससे हीट की वजह से प्लांट से ट्रांसपायरेशन हो के वाटर लॉस ना हो। क्वेश्चन नंबर 75 एंड द लास्ट वन, the oils and fats are stored in which one of the following plastic type। प्लास्टिक जो होता है बहुत सारे टाइप के होते हैं, इमाइलोप्लास्ट, लिवरोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसमें से कौन सा प्लास्टिक टाइप है जो ऑयल और फैट को स्टोर करता हो, तो वह है इलेयोप्लास्ट। इलेयोप्लास्ट जो होते हैं ये ऑयल्स और फैट को स्टोर करके रखते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। 75 क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके, तो 75 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हो गया सारा। अब बात करते हैं कि इनमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। तो ये पोर्शन आपका एनालिसिस टिप्स एंड सजेशन वाला। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो 4 भागों में मैंने बांटा है। मेनली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था वो था एंजियोस्पर्म प्लस एनाटॉमी, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही मेनली आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। तो इससे ही 20-22 क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन पेपर में। फिजियोलॉजी से करीब 20-22 क्वेश्चन थे इस पेपर में। इकोलॉजी से करीब 8 क्वेश्चन थे। और वहीं एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, साइटोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था इस क्वेश्चन पेपर में। और लेकिन सभी एल्गी से 2-3, फंजाई से 2-3, टेरिडोफाइटा से 2-3, ये सारे ऐसे पूछे गए थे। मेजरली जो ये क्वेश्चन पेपर था यहाँ पे आप देखेंगे एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। करीब 75 क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन यहीं से लगभग पूछे गए हैं। तो आप समझ लीजिए 50% जो है इसका एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ही बनाता है, और बाकी थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। आप सजेशन की बात कर लेते हैं तो मैं एक्चुअली, मेरे आप इस चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो मोस्टली बीएचयू पे ही मेरा फोकस रहता है, लेकिन वहाँ के लिए जो बुक्स रिकमेंड करा जाता है वो ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके सोल्यूशन इसका देखने के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इसके लिए भी आप जो जीआरबी है, कुमार मलिक की, सिंह पांडे जैन की बुक है, एमपी कौशिक की बुक है, वो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब आपको जीआरबी में मिल जाएगा। लोअर बॉटनी सारा आपको सिंह पांडे जैन इन सब में, एमपी कौशिक में मिल जाएगा। और इकोलॉजी के लिए आप ओपी शर्मा की बुक ले सकते हैं। ओके, ओपी शर्मा या पीडी शर्मा है शायद, ओपी शर्मा तो टैक्सोनॉमी का है। ओके, और एक रिकमेंडेशन है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए उसका एक ही है कि अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। आपको उससे पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। बुक्स यही सब है कॉमनली, BHU DU हर जगह के लिए जो बुक यूज़ होता है। और एक चीज़ बोलूँगा कि स्टूडेंट अक्सर परेशान रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो सजेशन जब से आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर्स आता है, टेरिडोफाइट का जनरल कैरेक्टर्स आता है, फंजाई का जनरल कैरेक्टर आता है, तो इन सब के आप आंसर दे सकते थे। जो भी हुआ एंजियोस्पर्म में भी जो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का दिखाया, एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी,
फिजियोलॉजी, इनमें से जो जनरल क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं, अगर आपको वही आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है टिप्स, बेसिक्स ही पढ़िए और सारा सिलेबस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी पूरा एकदम डीप पढ़ के जाइए, वहीं से आप सोच रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे सारा सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेनली बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, तो बेसिक्स पे आप ध्यान दीजिए। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, बुक्स और सम सजेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर इजी था, बेसिक्स ही पूछा गया था। तो आप इन सारे बुक्स का, जीआरबी जैसे बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही आपके लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास जाता है नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जिसने मैंने आपको बताया इस वीडियो में कहीं बीच बीच में कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लीफ का मैंने पढ़ा है, रूट का पढ़ा है, सारे वीडियोज़ का लिंक है यहाँ पे, आप नाम पढ़िए, उस पर जाइए, देखिए, पढ़ते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।